उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ 7 मीटर चौड़ी सड़क पर बन सकेंगे वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क और हाईवे फैसिलिटी जोन के निर्माण को आसान बना दिया है। अब इन परियोजनाओं के लिए 18 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और केवल 7 मीटर चौड़ी सड़क पर भी निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण उपविधि और जोनिंग रेगुलेशंस 2025 में संशोधन करते हुए ये राहत दी है। इसके साथ ही अब 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल के अलावा दुकानें और अन्य व्यावसायिक निर्माण भी किए जा सकेंगे, जबकि पहले इसके लिए 24 मीटर सड़क जरूरी थी। नई व्यवस्था के तहत केवल ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरी यानी कम प्रदूषण वाले उद्योगों और गोदामों को अनुमति ही मिलेगी। साथ ही वेयरहाउस या लॉजिस्टिक पार्क के कुल क्षेत्रफल के 10% हिस्से में दुकानें और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं भी विकसित की जा सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और प्रदेश में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बुंदेलखंड में सूखे की आशंका, अल नीनो के असर को लेकर कृषि मंत्री ने किसानों को दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 2026 के मानसून को लेकर चिंता जताते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की आशंका व्यक्त की है। कानपुर के आयोजित मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी के दौरान उन्होंने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के कारण इस वर्ष मौसम में अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे कम बारिश और सूखे की स्थिति बन सकती है। इसी को देखते हुए उन्होंने किसानों को विशेष रूप से बुंदेलखंड में कम पानी वाली फसलों जैसे दलहन की खेती बढ़ाने की सलाह दी है। मंत्री ने कहा कि पहले इस क्षेत्र में दलहन उत्पादन अधिक होता था, लेकिन धान की खेती की ओर रुझान बढ़ने से दालों का उत्पादन घट गया है, जिसके कारण अब आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार दलहन उत्पादन बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चला रही है। साथ ही उन्होंने किसानों को मौसम के अनुसार फसल चयन करने की अपील की, ताकि संभावित सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके। हरिद्वार में होगा प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन, सैफई परिवार निजी चार्टर से रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में किया जाएगा। बुधवार रात पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी शरीर में खून का थक्का जमने के कारण उनका निधन हो गया था। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को लखनऊ के बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनीतिक नेताओं और करीबी लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी। शनिवार सुबह सैफई परिवार के सदस्य बैकुंठ धाम पहुंचे और वहां से अस्थियां लेकर निजी चार्टर विमान से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस दौरान अपर्णा यादव, सांसद आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, करहल विधायक तेज प्रताप यादव, दोनों बेटे और परिवार के अन्य सदस्य साथ मौजूद रहे। हरिद्वार में जूना अखाड़े के आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी की देखरेख में पूजा अर्चना के बाद अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परिवार और समर्थकों के बीच शोक का माहौल बना हुआ है। कानपुर में जेल से छूटे शोहदे की धमकी से डरी छात्रा, स्कूल जाना बंद, पुलिस सुरक्षा में जाएगी। कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र में कक्षा 9 की एक छात्रा एक शोहदे की लगातार धमकियों के कारण स्कूल जाना छोड़ने को मजबूर हो गई है। आरोपी युवक पर पहले छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था और वो जेल भी जा चुका है, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद वो पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमका रहा है। आरोप है कि वो रोज घर के पास से गुजरते समय बेटी को उठा ले जाऊंगा जैसी धमकियां देता है, जिससे छात्रा बेहद डरी हुई है और पिछले 1 महीने से घर में ही रह रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लेकर डीजीपी कार्यालय तक शिकायत की है, लेकिन पहले ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामला तौल पकड़ने के बाद पुलिस अधिकारियों ने छात्रा के घर पहुंचकर सुरक्षा का भरोसा दिया है और अब उसे पुलिस सुरक्षा में स्कूल लाने और ले जाने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल आरोपी खुलेआम घूम रहा है, जबकि परिवार लगातार अनहोनी की आशंका से सहमा हुआ है। लखनऊ की निजी यूनिवर्सिटी में नॉनवेज विवाद पर बवाल, छात्र की पिटाई के बाद 3 घंटे तक हंगामा। लखनऊ के अयोध्या रोड स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में नॉनवेज खाना मंगाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि शुक्रवार रात एक छात्र ने होटल से नॉनवेज ऑर्डर किया था और मेस से रोटी लेने गया था। इसी दौरान वार्डन ने छात्र से अभद्रता की और विरोध करने पर उसे कमरे में ले जाकर मारपीट की। छात्रों के मुताबिक पिटाई में छात्र घायल हो गया। किसी तरह बाहर निकलकर उसने साथियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए और यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर हंगामा किया। गुस्साए छात्रों ने नारेबाजी करते हुए यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने की कोशिश की और फिर अयोध्या रोड पर पहुंचकर सड़क जाम करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही बीबीडी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत कराने की कोशिश की। करीब 3 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद रात करीब 12:30 बजे मामला शांत हुआ। फिलहाल घटना को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी बनी हुई है।
होमगार्ड भर्ती पेपर लीक आरोपी प्रवक्ता की बीएनएसटी स्कूल में एंट्री से मचा हड़कंप, प्रबंधन में असमंजस। कानपुर स्थित बीएनएसटी इंटर कॉलेज में होमगार्ड भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोपी प्रवक्ता अखिलेश यादव के स्कूल पहुंचने से हड़कंप मच गया। जमानत पर रिहा होने के बाद वो शुक्रवार करीब 7:30 बजे स्कूल पहुंचे और उपस्थिति पंचिका में हस्ताक्षर कर दिए। ये मामला सामने आते ही रसायन विज्ञान विभाग अध्यक्ष ने इसकी जानकारी तत्काल प्रधानाचार्य को दी, जिसके बाद परिसर में हलचल बढ़ गई। बताया गया कि आरोपी पहले 25 अप्रैल को भर्ती परीक्षा में सेंधमारी के प्रयास के आरोप में जेल जा चुका था। घटना के बाद कुछ ही समय में प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य ने आकस्मिक अवकाश लेकर स्कूल छोड़ दिया, जिससे पूरे दिन प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठते रहे। स्टाफ के बीच ये चर्चा भी रही कि बिना किसी सक्षम अनुमति के आरोपी की उपस्थिति और फिर प्रबंधन का अचानक हटना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पूरे प्रकरण में जिला विद्यालय निरीक्षक और विद्यालय प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पहले डीएम की ओर से कार्रवाई के निर्देश के बावजूद अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। मामले को लेकर विभागीय ढिलाई और कथित संरक्षण की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी के नगरीय स्कूलों में जल्द होगी सहायक अध्यापकों की भर्ती, शिक्षकों की कमी दूर करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अभियाचन भेजने जा रहा है। इसके लिए सभी नगरीय विद्यालयों से खाली पदों का पूरा विवरण पहले ही जुटाया जा चुका है। लंबे समय से इन स्कूलों में नई नियुक्तियां नहीं होने के कारण कई विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई थी, जिससे पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। अभी तक नगरीय विद्यालयों में अधिकतर पद तबादलों के जरिए भरे जाते रहे हैं और सीधी भर्ती की प्रक्रिया काफी सीमित रही है। अब सरकार के इस कदम से हजारों अभ्यर्थियों को नई भर्ती का इंतजार खत्म होने की उम्मीद जगी है। माना जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। मेरठ में नाबालिग की शादी रुकी, उम्र विवाद और पंचायत के बीच बारात लौट गई। मेरठ के सरधना क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जब सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन टीम और पुलिस ने एक शादी रुकवा दी। मामला चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की टीम के हस्तक्षेप से सामने आया, जिसमें दुल्हन की उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बारात शामली जिले के हरड़ फतेहपुर से आई थी, लेकिन शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही कार्रवाई कर दी गई। ग्रामीणों और परिजनों ने दावा किया कि लड़की बालिग है और इसके लिए दस्तावेज भी दिखाए गए, जिससे गाँव में घंटों पंचायत और तनावपूर्ण माहौल बना रहा। दूसरी ओर चाइल्ड लाइन टीम ने हाई स्कूल मार्कशीट के आधार पर उम्र लगभग 15 वर्ष बताई, जिसके बाद उन्होंने शादी रोक दी। इसी दौरान पूर्व विधायक के हस्तक्षेप और दस्तावेजों को लेकर हुई बहस के बीच स्थिति और उलझ गई। देर तक चली पंचायत और विरोध के बाद बारात बिना शादी के लौट गई। बाद में दस्तावेजों की पुष्टि और आगे की जांच की बात कही गई है। फिलहाल गांव में दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के 52 निजी विश्वविद्यालय की होगी बड़ी जांच, गुणवत्ता और प्रशासन पर सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 52 निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था की गहन जांच कराने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने मंडलायुक्तों की अध्यक्षता में 11 जांच समितियां गठित की हैं, जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। जांच में किसी भी विश्वविद्यालय में मानकों की कमी मिलने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। समितियों में जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, राज्य विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और कुलपति शामिल किए गए हैं। ये टीमें विश्वविद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी और दस्तावेजों की भी जांच करेंगी। जांच के दौरान भूमि और भवन वित्तीय स्थिति, शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन, यूजीसी से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया, विदेशी छात्रों के दाखिले, शिकायत निवारण व्यवस्था और अकादमिक कैलेंडर समेत 17 महत्वपूर्ण बिंदुओं को परखा जाएगा। आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर सहित कई मंडलों के निजी विश्वविद्यालय इस जांच के दायरे में आएंगे। सरकार का उद्देश्य निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। IIMT यूनिवर्सिटी को इनोवेशन रैंकिंग 2026 में बड़ी उपलब्धि, उद्यमिता में देश में पहला स्थान। मेरठ स्थित IIMT यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए उद्यमिता, संस्कृति और इकोसिस्टम श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया है और वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में विश्वविद्यालय ने कुल 16 श्रेणियों में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं, जिनमें 4 श्रेणियों में देश में प्रथम और कई अन्य में शीर्ष स्थान शामिल है। विश्वविद्यालय ने अंतः विषय अभिसरण और एकीकृत अनुसंधान श्रेणी में भी देश में पहला स्थान और वैश्विक स्तर पर छठा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा AI आधारित शिक्षण और शिक्षण परिवर्तन में भी संस्थान ने देश में प्रथम और दुनिया में 10वां स्थान प्राप्त किया है। संस्थान प्रशासन के अनुसार ये उपलब्धि शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। विश्वविद्यालय का कहना है कि ये सफलता नवाचार, उद्यमिता और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाती है।
एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ का गांजा बरामद, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित चकिया टोल प्लाजा से 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से करीब 6 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 73 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान अमरोहा निवासी मोहम्मद मिसराज और असम के उलतगुड़ी निवासी अलमोन हेमरोम के रूप में हुई है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि असम से गोरखपुर की ओर गांजा की बड़ी खेप भेजी जा रही है, जिसके बाद टीम बिहार की सीमावर्ती इलाकों में निगरानी कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर यूपी नंबर के ट्रक को चकिया टोल प्लाजा पर रोका गया और तलाशी में ट्रक में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक, मोबाइल फोन, नकदी और कई दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि उन्हें गांजा की सप्लाई के बदले 1 लाख रुपए मिलने थे और वो अलग अलग जगहों पर डील फाइनल न होने के बाद गोरखपुर की ओर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले एसटीएफ ने उन्हें पकड़ लिया। मेरठ में साड़ी न पसंद आने पर ग्राहक और दुकानदार के बीच मारपीट केस दर्ज। मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में उस समय विवाद हो गया जब एक महिला ग्राहक को दुकान पर दिखाई गई साड़ी पसंद नहीं आई। ये मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित एक दुकान से जुड़ा है, जहां महिला ने कई साड़ियां देखने के बाद खरीदने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दुकानदार और उसके बेटे के साथ कहासुनी बढ़ गई। पीड़िता के अनुसार विवाद इतना बढ़ा कि दुकानदार हसमुद्दीन और उसके बेटे अनस ने उसके साथ मारपीट तक की। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट कर दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल और दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। एलडीए की 4 नई टाउनशिप को मिलेगी बड़ी बिजली सौगात, 1220 करोड़ से बनेंगे नए सब स्टेशन। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए राजधानी की 4 नई टाउनशिप में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। करीब 1220 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए ट्रांसमिशन बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे, जिससे आने वाले 40 वर्षों तक बिजली संकट से राहत मिलने का दावा किया गया है। इस परियोजना से लगभग 50 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। एलडीए ने वेलनेस सिटी, आईटी सिटी, नैमिष विहार और वरुण विहार में बिजली उपकेंद्रों के लिए जमीन चिन्हित कर बिजली विभाग को सौंप दी है। इनमें सबसे बड़ा 765 केवीए का उपकेंद्र सुल्तानपुर रोड स्थित आईटी सिटी में बनेगा, जिस पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। वहीं वरुण विहार में 400 केवीए और वेलनेस सिटी व नैमिष विहार में 220 केवीए के उपकेंद्र बनाए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक अगले 6 महीनों में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और 2028 तक सभी परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी। इन उपकेंद्रों से सिर्फ नई टाउनशिप ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों की बिजली व्यवस्था भी मजबूत होगी। अमेठी में महिला को बंधक बनाकर लाखों की लूट, पुलिस पर निष्क्रियता और धमकाने का आरोप। अमेठी के संग्रामपुर क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर लाखों रुपए के आभूषण लूट लिए। घटना के समय पीड़िता अपने 10 माह के बच्चे के साथ घर में मौजूद थी, जबकि परिजन बाहर गए हुए थे। आरोप है कि 3 बदमाश घर में घुसे, महिला के साथ मारपीट की और करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार एक बदमाश उसके बच्चे को भी धमकी देकर साथ ले जाने की बात कह रहा था ताकि वो शोर न मचा सके। घटना के बाद पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसे थाने में घंटों बिठाए रखा और अनसुना किया। पीड़िता ने पुलिस पर निष्क्रियता और धमकाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं थानाध्यक्ष का कहना है कि मामला संदिग्ध है और लूट की पुष्टि नहीं हुई है, जांच जारी है। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को दी चेतावनी, बोले भाषा और व्यवहार पर रखे संयम। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आपत्तिजनक भाषा और व्यवहार को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नेताओं का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है, इसलिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संयमित भाषा का इस्तेमाल करना होगा। हाल के दिनों में सपा नेताओं के कुछ विवादित बयानों को लेकर विपक्ष लगातार पार्टी पर हमलावर रहा है। खासतौर पर हमीरपुर महोबा से सपा सांसद द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और पार्टी प्रवक्ता की ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया था। इन मामलों में भाजपा ने सपा को घेरा और सांसद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। अब अखिलेश यादव ने पार्टी के अंदर अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का सख्त संदेश देते हुए नेताओं को सतर्क रहने की हिदायत दी है।
गौशालाओं में भूसे की कमी दूर करने के लिए मंत्री की बड़ी अपील, सांसद विधायक से 100 कुंटल दान का आग्रह। आगरा में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौशालाओं में गर्मी के मौसम में भूसे की कमी को देखते हुए एक बड़ी अपील की है। उन्होंने सभी मंत्री, सांसद और विधायकों से हर व्यक्ति द्वारा 100 कुंटल भूसा गौशालाओं को दान करने का आग्रह किया है। ये अपील उन्होंने सर्किट हाउस में हुई विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान की। बैठक में उन्होंने गौशालाओं की व्यवस्था सुधारने और पशुधन विकास को मजबूत करने पर जोर दिया है। मंत्री ने कहा है कि बड़ी गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट लगाए जाएंगे, कम्युनिटी किचन शुरू होंगे और ब्लॉकों में मौसम विज्ञान केंद्र भी खोले जाएंगे ताकि गौशालाओं की आय बढ़ सके और पशुओं की देखभाल बेहतर हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार गोबर गैस प्लांट पर 50% सब्सिडी देने की तैयारी में है, जिससे इनकी संख्या बढ़ेगी। साथ ही बेसहारा गोवंश के पालन पर भी 6,000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी। बैठक में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और 100 से कम गोवंश वाली गौशालाओं को बड़ी गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पशुधन सेवाओं के लिए 520 मोबाइल वैन काम कर रही है और 1962 टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर 1 घंटे के अंदर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में MLC विजय शिवहरे ने 200 कुंटल भूसा दान देने की घोषणा भी की है। यूपी में जून जुलाई तक शिक्षक नहीं छोड़ सकेंगे जिला मुख्यालय, भर्ती परीक्षाओं के लिए सख्त आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में जून और जुलाई के दौरान होने वाली बड़ी भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कई जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने आदेश जारी कर कहा है कि शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षणेतर कर्मचारी बिना अनुमति जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। यहां तक कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी उन्हें बाहर जाने के लिए लिखित अनुमति लेनी होगी। सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि आने वाले दिनों में लेखपाल मुख्य परीक्षा, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, बीएड प्रवेश परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा, GIC प्रवक्ता भर्ती और UPTET जैसी कई बड़ी परीक्षाएं आयोजित होनी है। इन परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक और अन्य जिम्मेदारियों में लगाई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने साफ कहा है कि बिना अनुमति जिला छोड़ने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराने के लिए कदम उठाया गया है। KMI में विदेशी भाषा कोर्स शुरू, 12वीं पास छात्रों को रूसी, फ्रेंच और जर्मन सीखकर करियर बनाने का मौका। आगरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी संस्थान में विदेशी भाषाओं के नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें रूसी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध है। खास बात यह है कि 12वीं पास छात्र इन कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हैं और अपने करियर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा दे सकते हैं। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर ने बताया कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से समर्थ पोर्टल पर किया जा सकता है। सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। आगे छात्र डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ विदेशी भाषाओं में MA और PG डिप्लोमा जैसे उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। KMI संस्थान की स्थापना 1953 में हुई थी और ये आगरा विश्वविद्यालय का प्रमुख आवासीय संस्थान है। यहाँ हिंदी, संस्कृत, भाषा विज्ञान, विदेशी भाषा और पत्रकारिता जैसे विभाग संचालित है। नीट पेपर लीक विवाद पर सपा और कांग्रेस का हमला, अखिलेश यादव ने मुआवजे और जांच की मांग उठाई। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और लखीमपुर खीरी के अभ्यर्थी ऋतिक मिश्रा की आत्महत्या को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि मृतक अभ्यर्थी के परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को 50,000 रुपए का भत्ता दिया जाए ताकि उनके यात्रा और तैयारी खर्च की भरपाई हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिन संस्थाओं या विभागों की संलिप्तता पेपर लीक में पाई जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और बर्खास्तगी होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। वहीं कांग्रेस ने भी परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी और पेपर लीक की घटनाओं को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में 58,000 रुपए में मिलेगी रोबोटिक सर्जरी, मरीजों को मिलेगा बड़ा फायदा। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में मरीजों को रोबोटिक सर्जरी की सुविधा बेहद कम दरों पर मिलने जा रही है। KGMU लखनऊ की तर्ज पर यहां रोबोटिक सर्जरी की लागत करीब 58,000 रुपए से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक रखी जाएगी, जिससे गुर्दा, लीवर, आंत कैंसर और बच्चेदानी जैसी जटिल बीमारियों का इलाज आसान और सस्ता हो जाएगा। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने 28 करोड़ रुपए की लागत वाले दाविंची रोबोट की खरीद का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इससे पहले डॉक्टरों
और जूनियर डॉक्टरों को मोबाइल लैब में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि तकनीक को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। कॉलेज के प्राचार्य के अनुसार रोबोटिक सर्जरी में मरीज को कम दर्द होता है, खून कम बहता है और रिकवरी भी तेजी से होती है। इस सुविधा में सर्जरी की लागत पोर्ट की संख्या के अनुसार तय होगी, जो लगभग 58,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक हो सकती है। अस्पताल में पहले से ही प्रतिदिन 50 से अधिक सर्जरी होती है और जल्द ही गुर्दा प्रत्यारोपण सेवा भी शुरू होने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि ये सुविधा निजी अस्पतालों की तुलना में करीब 50% सस्ती होगी, जिससे आम मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। कानपुर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर फैक्ट्री में हंगामा, सैकड़ों कर्मचारी धरने पर बैठे। कानपुर के सचिंडी क्षेत्र स्थित स्पन माइक्रो प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शनिवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने काम बंद कर कंपनी के गेट के बाहर धरना शुरू किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। श्रमिकों का आरोप है कि लंबे समय से काम करने के बावजूद ना तो उनका वेतन बढ़ाया गया है और ना ही उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे सुरक्षा उपकरण और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में परिवार चलाना मुश्किल हो गया और कई बार मांग उठाने के बावजूद सिर्फ आश्वासन ही मिला है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को समझाने के साथ साथ प्रबंधन से बातचीत कराने की कोशिश की। फिलहाल कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन जारी है, जबकि प्रशासन समाधान निकालने के प्रयास में जुटा हुआ है। लू से बचाव के लिए बड़ा आदेश, दोपहर 12 से 4 बजे तक ईंट भट्टों और निर्माण साइटों पर काम पर रोक, 12 गाइडलाइन जारी। प्रयागराज मंडल में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए मंडलायुक्त ने बड़ा आदेश जारी किया। निर्देश के अनुसार ईंट भट्टों, निर्माण साइटों और अन्य बाहरी कार्यस्थलों पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक श्रमिकों से काम नहीं लिया जाएगा। ये फैसला लू से होने वाली बीमारियों और मौतों को रोकने के लिए लिया गया है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ के जिलाधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्रमिकों और आम लोगों को हीट वेव से बचाव के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया है। प्रशासन ने 12 बिंदुओं की गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें पानी, ORS, घोल, छाया, प्राथमिक चिकित्सा और आराम की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि निर्माण स्थलों पर मजदूरों के लिए गमछा, छाता, ठंडा पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही कार्य समय को मौसम के अनुसार बदला जा सकता है और श्रमिकों को गर्मी के समय विश्राम दिया जाएगा। प्रशासन ने सभी संस्थानों और ठेकेदारों से अपील की है कि वो श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और लू से बचाव के सभी उपाय लागू करें। कानपुर में शिलान्यास विवाद गरमाया, सपा विधायक का अनोखा विरोध, कहा जूते चप्पल नहीं पहनेंगे और डमरू बजाएंगे। कानपुर के परमठ प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य के शिलान्यास को लेकर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और भाजपा नेताओं के बीच विवाद गहरा गया। मामला उस समय बढ़ गया जब विधायक और भाजपा नेताओं ने एक ही विकास कार्य के शिलान्यास का श्रेय लेने को लेकर आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने क्षेत्र में बैरिकेडिंग और सुरक्षा बढ़ा दी। शुक्रवार सुबह जब विधायक शिलान्यास के लिए निकले तो उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने आवास से ही वर्चुअल शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने अनोखा विरोध जताते हुए घोषणा की कि जब तक स्कूल का निर्माण पूरा नहीं हो जाता वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे और ऊपरी वस्त्र भी त्याग देंगे तथा डमरू बजाकर विरोध दर्ज कराएंगे। इस परियोजना के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपए और भाजपा सांसद की ओर से भी अलग फंड स्वीकृत किया गया। प्रशासन का कहना है कि हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जबकि दोनों पक्ष विकास कार्य को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। नोएडा में अर्टिगा कार से लिफ्ट देकर लूटने वाले गैंग का भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे संगठित लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अर्टिगा कार में लोगों को लिफ्ट देने के बहाने उनसे लूटपाट करता था। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने शुक्रवार को इस गैंग के सरगना समेत कुल 5 बदमाशों को सेक्टर 37 चौकी क्षेत्र के स्टेलर ग्रीन पार्क के पास से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार, 3 चाकू, 2 तमंचे और 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। जांच में सामने आया कि आरोपी कैमरों के और पुलिस से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन का इस्तेमाल करते थे और मौका पाकर यात्रियों को लूट लेते थे। EPFO पेंशनर्स को बड़ी राहत, न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए होने की तैयारी। UPI से PF ट्रांसफर सुविधा भी जल्द। EPFO से जुड़े पेंशन भोगी और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्य SP तिवारी के अनुसार इस पर कई बैठकों में सहमति बन चुकी है और सरकार भी इसे मंजूरी देने के पक्ष में है। इस बदलाव से देश भर के करीब 40 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। हालांकि फिलहाल 7,500 रुपए की मांग पूरी नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही जुलाई से एक और बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसके तहत यूजर्स UPI के जरिए PF की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे। नई व्यवस्था में सदस्य अपने हिस्से की जमा राशि का 50%
50% तक ही निकाल सकेंगे, जबकि नियोक्ता की हिस्सेदारी नहीं निकाली जा सकेगी। बताया गया है कि ईपीएफओ 3.0 पोर्टल भी जल्द लागू हो सकता है, जिससे पीएफ निकासी और पेंशन प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।